हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो हमारा 7th चैप्टर है बायोलॉजी का। उसके लिए उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का। यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। और कॉकरोच जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारे स्कूल के एग्जाम्स हो। तो कॉकरोच जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, देखा तो सबने है, पर उसको पढ़ना कि उसकी बॉडी कैसी होती है, किन चीजों की, किन सिस्टम की बनी होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एनडीएससी, ओलंपियाड, इन सबके लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी, और आप अपने कोर्स की पढ़ाई बहुत आराम से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। तो जब हम कॉकरोच या कोई भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम, पता, कहाँ रहता है, ये बातें पता होना चाहिए, तभी हम उस इंसान को, उस ऑर्गेनिज्म को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस बेसिक चीज को देखते हैं कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच जो है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल ग्रुप। एनिमल जो किंगडम है उसमें सबसे बड़ा फाइलम तो आर्थ्रोपोडा ही था। दुनिया में जितने ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं उनसे कहीं ज्यादा आर्थ्रोपोड्स यानी कि कीड़े मकोड़े हैं। सारे कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोड्स में आते थे। तो आर्थ्रोपोडा में भी इस नाम का एक मतलब था। अगर आपको याद है जो मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया है, आर्थ्रोपोडा आर दी वंस विथ जॉइंटेड लेग्स, मतलब इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए आर्थ्रोपोडा बोला गया है। ओके, अभी हम इस चीज को भी छोड़ देते हैं, बेसिक वापस अपन कॉकरोच पे चलते हैं। कॉकरोच बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा को। इंसेक्टा, ठीक। जीनस उसका होता है पेरीप्लैनेटा। अब ये जो पेरीप्लैनेटा अमेरिका है ना, अमेरिका ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकना सिर्फ नाम है, स्पीशीज इसकी अमेरिकना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकना के नाम से जाना जाएगा। तो किसी का भी जूलॉजिकल नेम, बोटैनिकल नेम कहाँ से बनता था? स्पीशीज और जीनस और स्पीशीज से बनता था। तो जीनस और स्पीशीज, पेरीप्लैनेटा अमेरिकना इज दी नॉर्मल कॉकरोच। ठीक, तो ये हो गया। अब कॉकरोच नेचर वाइज कैसा होता है? कॉकरोच को आपने देखा होगा दिन के समय में नहीं दिखते। ठीक है, अब जहां दिन के समय में भी दिख रहे हैं तो वो अब बहुत ही ज्यादा ढीठ हो गए हैं, अडेप्ट हो गए हैं कि भाई आना ही है, निकलना ही है। कभी बहुत कम ऐसा हो सकता है, लेकिन यूजुअली कॉकरोच जो होता है वो नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल का मतलब होता है जो सिर्फ रात के समय में एक्टिव हो। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स पे जाएं तो कॉकरोच ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर का मतलब द वन विच एग्जिबिट कार्निवोर एज वेल एज हर्बीवोर कैरेक्टर, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी खा जाए और कुछ हरा भरा सब्जी, पेड़ पौधे, लीव्स, कुछ ऐसा भी खा जाए। तो ये ग्रीन चीजों को भी खा सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकता है, इसीलिए दिस इज ओमनीवोर। सी, दे आर नॉकटर्नल एंड ओमनीवोर। इजी है। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब होता है कॉकरोच की बॉडी में पीछे का और आगे का हिस्सा जो होता है, पीछे का हिस्सा इज डॉर्सल, आगे का हिस्सा इज वेंट्रल। तो ये आगे पीछे का जो हिस्सा है ये फ्लैट रहता है। ठीक है, आपने कॉकरोच की बॉडी देखी होगी तो वो हमारे जो हमारा फ्लोर है उससे कितना ऊपर रहता है। अगर यहाँ फ्लोर है तो यहाँ पर हमको ऐसा कॉकरोच दिख रहा है, तो ये इतना फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर है, इसीलिए डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, पिचका हुआ है। ठीक है, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है और वो कवरिंग इज हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ताकि अंदर के बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहे? प्रोटेक्टेड। जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था, देखो दुनिया में सारे ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके से बेसिकली बनाया गया है। एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट है, तो उसको बाहर कोई हार्ड कवरिंग दे दी ताकि बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर स्केलेटन दे दिया, अंदर से मजबूती दे दी है, तो बाहर
मतलब बॉडी को वो मेंटेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मैं टर्टल की बात करूं, सॉफ्ट बॉडी रहती है लेकिन उसके बाहर हार्ड स्ट्रक्चर है टू प्रोटेक्ट दी बॉडी। हमारी बॉडी में अंदर हार्ड स्ट्रक्चर बोनी स्केलेटन है टू प्रोटेक्ट दी बॉडी, टू गिव सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट तो एनी हाउ जरूरी है। तो वहां पर कॉकरोच के लिए मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। काइटिन इज अ मटीरियल, इज एन एलिमेंट, और एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला कोई ढांचा, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन स्ट्रक्चर का बना होता है, काइटिनस होता है। दैट इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसके अलावा सेगमेंट्स जो होते हैं वो कॉकरोच में देखे जाते हैं। सेगमेंट मतलब अलग अलग हिस्से देखे जाते हैं। तो जब हम कॉकरोच के अलग अलग बॉडी के हिस्सों के बारे में बात करते हैं तो जैसे ह्यूमन की बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। हेड होता है, थोरैक्स थोरैसिक कैविटी जहां पर लंग्स होते हैं, और फिर डायफ्राम होती है। डायफ्राम के नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी जहां पर हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। लाइकवाइज हमारा जो कॉकरोच है उसकी बॉडी में भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन नाम के 3 कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक एक्सोस्केलेटन जो होता है, इसका एक्सोस्केलेटन अकर इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। आप अगर इसको देखोगे तो एक्सोस्केलेटन जो है वो प्लेट्स के फॉर्म में होता है। आई विल शो यू दिस। देखो ये जो एक्सोस्केलेटन ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया जो मैंने 3 चीजें बताई। अब हम बात कर रहे थे, अगर हम इसको हटा दें तो हम बात कर रहे थे कि हर सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, जिसको स्क्लेराइड्स कहते हैं। यानी जब आप इसकी बॉडी को देखोगे तो आपको कुछ एक पतला प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, कहाँ गया? हाँ, कुछ प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, कुछ प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना। कुछ ऐसा लग रहा है कि प्लेट है, ठीक है। जो थिन पतली सी एक प्लेट दिख रही है उसको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अब अगेन ग्रीन कलर जो मैंने यूज किया है वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, दोज आर दी न्यू टर्म्स जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसे हमें याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो स्क्लेराइड्स मतलब होती है एक्सोस्केलेटन जो बाहर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है। उसके पास कुछ प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अब ये स्क्लेराइड्स दोनों तरफ प्रेजेंट है, पीछे की तरफ भी प्रेजेंट है, आगे की तरफ भी प्रेजेंट है। अगली बार अगर कॉकरोच को मारो तो थोड़ा देखना उसको, अगर मारो तो जबरदस्ती मार के नहीं देखना, ऐसे किसी को अपन हार्म नहीं पहुंचाते। तो स्क्लेराइड्स जो है वो प्लेट्स हैं जो एक्सोस्केलेटन पे है। अगर डॉर्सली है मतलब पीछे की तरफ है तो ये कहलाएगी टर्गाइट्स। पीछे की तरफ डॉर्सली टर्गाइट कहलाएगी, यही स्क्लेराइड की प्लेट। और अगर वेंट्रली सिचुएटेड है यानी बॉडी के आगे वाले हिस्से में है तो स्टर्नाइट कहलाती है। और ये जो स्टर्नाइट और टर्गाइट है ये आपस में लेटरली जुड़ी रहती हैं, मतलब अंदर की प्लेट और बाहर की प्लेट आपस में साइड में जाके जुड़ेगी ना, तो साइड का पोर्शन लेटरल पोर्शन। तो लेटरल पोर्शन में जिस जगह ये जुड़ती हैं उस जगह एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन या सेप्टम, ठीक है, पतला सा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मतलब आप यूं समझ लो कि अगर आप एक पॉलिथीन में किसी सामान को रखो तो पॉलिथीन का ऊपर का जो हिस्सा है वो है स्क्लेराइड्स, सॉरी वो है टर्गाइड्स। जो स्क्लेराइड्स है वो तो हर प्लेट को बोल सकते हैं, लेकिन डॉर्सल वाली पीछे वाली जो है वो क्या है? टर्गाइड्स। अंदर वाली क्या है? अंदर वाली स्टर्नाइड्स। और इन दोनों को जोड़ के रखने वाली साइड से जो मेम्ब्रेन है वो है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इतना समझ में आ गया कि कॉकरोच के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। एक्सोस्केलेटन के पास एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड में भी है। ऊपर वाला टर्गाइट्स, नीचे वाला स्टर्नाइट्स, उनको जोड़ के रखने वाला आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। दैट्स इट। अब हम जब बात करते हैं कि कॉकरोच करता क्या है तो हमारे लिए है ना, हमने अच्छा इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ। टीवी में बहुत बारी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि 2 फीमेल्स रहती हैं, वो अपना कुछ घर गृहस्थी का काम कर रही होती हैं और फिर उनके घर में छोटा बच्चा बीमार हो जाता है
और बीमार हो जाता है तो सारा दोष डॉक्टर जैसे ही देखता है कि बीमार बच्चा आया है, कह देता है आपके घर में कॉकरोच है, कृपया वहीं पे अटकी हुई है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, हाँ, तो फिर वो कहते हैं अच्छे से साफ करो, कॉकरोच को मार दो। कॉकरोच क्या कर रहा है, उस बच्चे को बीमार, तभी वो डॉक्टर के पास गया है। अब तुम्हें भी कल के दिन ये पता होना चाहिए कि कोई छोटा बच्चा मम्मी लेके आई तो बोलना पड़ेगा कृपा वहां अटकी हुई है, प्लेट में कॉकरोच घूम रहा है। यानी कॉकरोच क्या करता है, इन्फेक्शन करा देता है। क्यों करा देता है कि ये जहां जहां भी जाएगा, जहां जहां भी चलेगा, वहां अपनी बॉडी का सेक्रीशन भी छोड़ता जाएगा और इधर का उधर इन्फेक्शन करता जाएगा। तो ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन करा सकता है। कहीं जहां पहली बार गया वहां से उसने अपना इन्फेक्टिव बैक्टीरिया उठाया, तुम्हारी प्लेट में आके बैक्टीरिया डाल दिया, तुम गए मम्मी इसी में मुझे मैगी दे दो जो बनाई है, आप खा ली, हो गया इन्फेक्शन। तो कौन कराता है, कॉकरोच। दे डिस्ट्रॉय द फूड मटेरियल एंड कंटेमिनेट देम विद देयर एक्सक्रीटा, हेंस दे आर पेस्ट। ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटा अपना प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन करा देते हैं, बीमार करा देते हैं। दे ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। और ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि ये कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन, सपोज करो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पर पानी पड़ा था, ठीक है, घर में, वहां पर ये कॉकरोच गया, हो सकता है उस पानी में कोई अमीबा हो, अमीबा को ये अपने साथ ले आया, आ गया आपकी प्लेट में चढ़ गया, नीचे रखी थी कहीं नहीं ध्यान दिया, वहीं से उठाइए, मान लो गिर गई थी, आपने देखा जब तक के कॉकरोच उस पे से निकल गया, वो उसने अमीबा वहां छोड़ दिया है, आप उठाओगे उसमें खाना ले लोगे, अब वो अमीबा आपकी बॉडी में चला गया, अमीबियासिस करा देगा, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स होने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है कॉकरोच, ये कंटामिनेट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है, इन्फेक्शन ला देता है खाने में। बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 3 रीजन, हेड, थोरैक्स एंड अब्डोमेन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन 3 रीजन्स होते हैं बॉडी में इन दी कॉकरोच। यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है ये बहुत यूजफुल डायग्राम है, देखो इसमें आधी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले हमको दिख रहा है कि हेड है, ठीक, हेड के बाद एक पोर्शन दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे थोरैक्स, थोरैक्स के बाद नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है जो कहलाएगा अब्डोमेन। तो जब इस थोरैक्स के पोर्शन को मैं ब्रॉडली देखती हूं तो मुझे इसमें 3 पोर्शंस दिखते हैं, 3 पोर्शंस दिखते हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। तीनों पोर्शन क्या कहलाते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एज वेल एज मेटाथोरैक्स। ऊपर वाला पोर्शन इज प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, एक मिनट, 1 मिनट, थोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स थोरैसिक कैविटी का, थोरैसिक पार्ट का डिवीजन है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा अब्डोमिनल पोर्शन। अब्डोमिनल पोर्शन में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहां पर भी डाइजेशन की बात होगी जब हम अब्डोमेन पे जाएंगे। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स हम धीरे धीरे आगे देखेंगे और मैं इस डायग्राम की मदद से आपको वो इमेजिन कराती जाऊंगी। आई डोंट वांट टू टेल यू इट राइट नाउ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। कॉकरोच का जो हेड होता है वो आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर होता है। मैम ये कैसा है, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगुलर। आईज ऊपर वाले पोर्शन में होंगी और यहाँ वाले पोर्शन में इसका माउथ होगा, नीचे वाले पोर्शन में माउथ होगा। ऐसा तो नहीं दिखता है लेकिन होता है ऐसा ही है, ऊपर की तरफ आईज और ये थोड़ा चपटा रहता है और चपटा रहने की वजह से ट्रायंगुलर होता है। तो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। उसमें उसके हेड में कम से कम 6 सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट्स, ठीक है। 6 सेगमेंट्स ने मिल करके ये ट्रायंगुलर शेप का उसका हेड बनाया होता है। हेड बियर्स दी फॉलोइंग अपेंडेजेस। अब हेड में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई और सिंपल आई क्या होती है, कंपाउंड आई और सिंपल आई में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर जो आप देख रहे हो कि कंपाउंड आई है,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आईज में इनके पास छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो सारे मिलकर के एक इमेज बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे यूनिट्स बहुत सारे जो एक्ट करें, जो एक ही फंक्शन करने में मदद करें, ऐसी आई को हम बोलते हैं कंपाउंड आई। सिंपल आई में क्या होता है, एक ही यूनिट रहती और वही यूनिट पूरा का पूरा इमेज बनाने में मदद करती। यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स है, सबके सब पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी आई को बोला जाता है कंपाउंड आई। इसके बाद पेयर ऑफ थ्रेड लाइक मल्टी जॉइंटेड एंटीने। एंटीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉकरोच के लिए, सेंसरी फंक्शन करते हैं, विच अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट। आईज के ऊपर मेम्ब्रेनस छोटे छोटे दो सॉकेट्स होते हैं, वहां से अराइज होते हैं एंटीने लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आईज, आईज के आगे। The antennae have sensory receptor for monitoring the environment. Sensory receptor यानी अब देखो कॉकरोच जा रहा है, बेचारे की कंपाउंड आई है, सब मिलकर के एक इमेज फॉर्म करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन एंटीना जो होगा वो पहले ही अगर कोई दिक्कत है, आप जैसे ही कॉकरोच के पास जाओगे एंटीना सेंस कर लेगा, ये यहाँ से भाग जाएगा, देखने का इंतजार नहीं करेगा। तो एंटीना सेंसरी फंक्शन करता है, अपने एनवायरमेंट से बचाने के लिए मदद करता है कॉकरोच को। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर एट द इंटीरियर ऑफ द हेड। अब कॉकरोच के पास मैग्जिला भी है, मैंडिबल भी है। मैग्जिला मतलब अपर बोन जो मुंह के अंदर होती है, जो माउथ के अंदर रूफ बनाती है, और मैंडिबल मतलब होती है नीचे वाली बोन, जॉ बोन, जो माउथ का फ्लोर बनाती है। तो ये दोनों पोर्शन तो मिलते ही हैं और काम क्या करते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग, काट लेगा और फिर चबा लेगा। तो ये फंक्शन होता है इसके माउथ पार्ट्स का, ठीक। यहां पर आप इमेज पर ध्यान दो, इस इमेज में आपको ये जो ऑसिलस लिखा दिख रहा है, यहां से फिर निकला हुआ है एंटीना और यहां पर कंपाउंड आई है, आई के ऊपर वाले पोर्शन से एंटीना निकला है। तो ये एंटीना क्या करेगा, सेंसरी फंक्शन करेगा, सेंसरी फंक्शन। कंपाउंड आई का मतलब छोटे छोटे लाइट सेंसिटिव यूनिट्स होंगे जो इमेज फॉर्म करने में मदद करेंगे। मैंडिबल भी मिलेगा, मैग्जिला भी मिलेगा। मैंडिबल अपर वाला पोर्शन होता है, मैग्जिला नीचे वाला पोर्शन होता है मुंह का। लैबरम और लेबियम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लैबरम और लेबियम आप यूं समझ लीजिए जैसे हमारे पास लिप्स होते हैं, तो लिप्स जो हैं वो लेबिया कहलाते हैं, लेबियल, ठीक है। ऐसे ही उसके पास भी दो ओपनिंग होती है माउथ के लिए, उसी को बोला है, ठीक। तो ये हो गया हमारे कॉकरोच के बारे में कि उसके हेड में क्या क्या होता है, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहां पर लेबियम दिख रहा है, यहां पर लैब्रम दिख रहा है। ये लैब्रम और लेबियम ऐसे मुंह है, ऐसा समझ लो, ये ओपनिंग है, ठीक। इसके बाद मैग्जिला ऐसा दिखता है और मैंडिबल ऐसा दिखता है, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन मुंह का। तो ग्राइंडिंग रीजन, इंसीजन करने के काम आता है ये, बस इतना ही हमको याद रखना है। बहुत ये हाइपोफेरिंग्स इन सब चीजों पे नहीं जाना है क्योंकि फेरिंग्स की बात हम आगे करेंगे, ठीक। तो मुंह में दो लिप्स जैसे स्ट्रक्चर, लेब्रम और लेबियम, और फिर जैसे हमारे मुंह में फ्लोर और रूफ होता है माउथ का, वैसा इसके पास मैंडिबल और मैग्जिला। अब हम बात करते हैं थोरैक्स की। थोरैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था थोरैक्स में तीन चीजें होंगी, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स। इन थोरैक्स वाले पोर्शन से जुड़े होते हैं कॉकरोच के पैर, कॉकरोच के अपेंडेजेस। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स में 3 सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। हेड इज कनेक्टेड टू थोरैक्स बाय अ शॉर्ट नेक। कभी भी आप कॉकरोच को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें आपको नेक नहीं दिखती। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है कॉकरोच की क्या होती है, आपने हमेशा देखा होगा कॉकरोच या तो डार्क रेड मरून कलर का देखा होगा या फिर ब्राउन कलर का देखा होगा, बहुत हद हो गई तो थोड़ा बहुत ब्लैकिश कलर में देखा होगा, ब्लैकिश ह्यू में देखा होगा। लेकिन आप अलग अलग रीजन्स में जाओगे तो आपको अलग अलग कलर के, ग्रीन कलर का कॉकरोच भी होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कॉकरोच मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट, किस जगह पे वो रह रहे हैं। कॉकरोच के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। हमारे पास कॉमनली मिलने वाला कॉकरोच रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब उसकी आप नेक देखते हो तो नेक बिल्कुल नहीं दिखती, बहुत छोटी सी नेक होती है। ऐसा लगता है कि हेड सीधा थोरैक्स से ही जुड़ा है, लेकिन बीच में नेक होती है जो कम दिखती है। ईच थोरैक्स सेगमेंट बियर्स पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। मैंने बोला था अपेंडेजेस होते हैं हर थोरैक्स के पास, चाहे वो प्रोथोरैक्स हो, मीजोथोरैक्स हो या मेटाथोरैक्स हो। जब आप ये बीच वाला इसका पोर्शन देखते हो, ये वाला पोर्शन, तो आपको दिख रहा है इस पोर्शन में ये ऊपर वाले पोर्शन से भी 2 अपेंडेजेस जुड़े हैं, बीच वाले पोर्शन से भी जुड़े हैं, नीचे वाले पोर्शन से भी जुड़े हैं, लेकिन तीनों के तीनों थोरैक्स के पोर्शन से जुड़े हैं, एब्डोमेन में नहीं गए। तो ये 3 अलग अलग पोर्शन, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगी तो ये ऊपर वाला प्रोथोरैक्स
प्रोथोरैक्स, मिडिल वाला मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और नीचे वाला मेटाथोरैक्स है, ठीक है। और इन तीनों ही पोर्शन से जुड़े हुए हैं वॉकिंग अपेंडेजेस, ऐसे, ठीक है। अब्डोमेन के पोर्शन पे अगर अब्डोमेन पे जाओगे तो वहां पर कोई चलने के लिए अटैचमेंट नहीं मिलेगा, इन तीनों पोर्शन में मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद अब फिर क्या होता है, पेयर ऑफ फोर विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड पेयर ऑफ हाइंड विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स। अब ये जो फोर विंग्स है, फोर विंग का मतलब होता है आगे वाले, है ना, आगे वाले कहां से निकलेंगे विंग्स, हमारे मीजोथोरैक्स से, और हाइंड विंग्स यानी पीछे वाले विंग्स कहां से निकलेंगे, मेटाथोरैक्स से। अब फोर फिंगर भी तो होती है, पहली वाली फिंगर, तो फोर विंग याद रखना, पहला जो निकलेगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पेयर ऑफ लेग्स, सबसे आगे वाला पेयर ऑफ लेग्स क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोर विंग, सबसे पीछे वाला क्या कहलाएगा, हाइंड विंग, ठीक है। ऐसा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता था ना, आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन, पीछे का ब्रेन, तो फोर विंग और हाइंड विंग, आगे और पीछे के विंग्स, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेगमेंट है, उस हिसाब से विंग्स होंगे। अब हम बात करेंगे अगर एब्डोमिनल रीजन की, तो एब्डोमिनल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कहलाता है सर्काई, ठीक है। अब ये सर्काई क्या होता है, बोथ फीमेल्स एंड मेल्स हैव 10 सेगमेंट्स इन देयर एब्डोमेन। जब आप एब्डोमेन को देखते हो, एब्डोमेन को पढ़ना शुरू करते हो, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, 1 मिनट, 8 9 और फिर और बड़ा 10, तो ऐसे 10 सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो। एंड 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट एंड एनाल सर्काई। ये जो 10th वाला है ना, इसमें नीचे में जॉइंटेड फिलामेंटस अनाल सर्काई होगा, यानी कि जो एनस की तरह एक्ट करेगा। दे आर मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन देयर एब्डोमेन, जो क्या करेगा, एनस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल तो यहाँ पर भी देखी जाएगी, डाइजेशन तो इसको भी करना है, जब ये च्यूइंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, तो डाइजेशन भी तो करेगा। तो एब्डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है एनाल सर्काई, ठीक, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 10th सेगमेंट, सबसे लास्ट वाले सेगमेंट में। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अभी हमने ये तो देख लिया एब्डोमेन का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोरैसिक पार्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 थोरैसिक पार्ट, और उसके बाद हमने देखा हेड में क्या होता है, बीच में नेक होता है। यानी अगर मैं इसके डायग्राम पे जाऊंगी तो मुझे डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ट्रायंगुलर शेप का इसका मुंह है ऐसा, ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी नेक है, उसके बाद एक बीच का थोरैसिक पोर्शन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके बाद नीचे का पोर्शन है जो 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट में मुझे ये विंग्स मिल गए, है ना, और तीनों पार्ट से मुझे विंग्स मिल गए, ये हो गए 4 विंग, ये हो गए हाइंड विंग, ठीक। कंपाउंड आई है, और कंपाउंड आई के ऊपर एक अपर्चर है जहां से एंटीना निकला हुआ है, एक अपर्चर है जहां से एंटीना निकला हुआ। अभी हमने इतना सुंदर कॉकरोच पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सुंदर कॉकरोच है इसमें डाइजेशन कैसे होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एक्चुअली में 2 चीजें हमें पढ़नी है वाइडली। एक तो इसके पास एलिमेंट्री कैनाल है जो पूरा का पूरा खाना पचा देगी, और 2 है इसके पास सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जब सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जब ये कोई चीज को खाएगा, कंज्यूम करेगा, डाइजेस्ट करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खाने में जाएगा, तब तो तुम बीमार पड़ोगे, और जब तक वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा तुम्हारे पास कैसे आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल, पहला तो एलिमेंट्री कैनाल हम यानी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये याद रखना, 2 सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 पोर्शंस मिलते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस। यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो अभी ये 2 सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं,
फिर ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक पूरा फोरगट है, इसके बाद जो चालू हुआ है वो वाला पोर्शन पूरा क्या है, मिडगट, और फिर लास्ट में छोटा सा हाइंड गट। अभी ये क्या है, कैसा है, इंटेस्टाइन, ये सब बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल शुरू से लेके आखिर तक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अच्छा, द फेवरेट नंबर फॉर कॉकरोच इज 3। व्हाई? बिकॉज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3। उसके बाद thoracic segment is divided into again 3 segments, prothorax, mesothorax, metathorax 3। उसके बाद digestive system में alimentary canal is again divided into 3 parts, midgut, foregut, hindgut, है ना, foregut, midgut, hindgut, forebrain, midbrain, hindbrain, foregut, midgut, hindgut, ठीक है। फोर मतलब आगे का, मिड मतलब बीच का, हाइंड मतलब पीछे का। इतना समझ में आ गया। फोरगट में अब क्या क्या होता है, जो सबसे आगे वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या होता है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, क्रॉप होता है और गिजार्ड होता है। क्रॉप और गिजार्ड इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, जब बर्ड पढ़ी थी एनिमल किंगडम में, तब पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करेगा ये भी फूड को पहले रखा रहेगा, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो माउथ क्या करेगा, सबसे पहले माउथ ने खाना अंदर ले लिया, ठीक है, च्यू कर लिया, कट करने के बाद फेरिंग्स और ईसोफेगस से जो खाना है वो नीचे पहुंचेगा बॉडी में, आगे एलिमेंट्री कैनाल में, तो क्रॉप और गिजार्ड के पास जाएगा, जो क्या करेंगे, उसको और सिंपलर से और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स को और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे। ऑल्दो व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ेंगे, तो हर डाइजेशन का काम यही है, हर डाइजेशन यही काम कर रहा है, ठीक है। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, फोरगट लीड्स इनटू द मिडगट, और पूरे हमारे फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग है। क्यों है क्यूटिकल की लाइनिंग, आपको पता है, जब मैं इसका आगे आपको बॉडी के बारे में और पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी में सबसे बाहर की लेयर जो है इसकी वो, और अंदर की लेयर, मतलब जैसे अब एपिडर्मिस होती है तो मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, हमने जर्म लेयर्स पढ़ी थी, ऐसे ही जब जर्म लेयर आती है और एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है तो वो आउटर कवरिंग भी बनाती है, इनर कवरिंग भी अब इनर लाइनिंग भी बनाती है। तो इसमें जो लाइनिंग है, जैसे अगर मेरा ये पेन है, सब भूल जाओ, सिर्फ ये पेन है, पेन में अगर मैं बाहर से रेड कलर कर दूं, अंदर से येलो कलर कर दूं, तो लाइनिंग कौन है और कवरिंग कौन है, कवरिंग रेड कलर, अंदर जो दिख रहा है येलो का वो लाइनिंग है। तो लाइनिंग इसमें बनी होती है क्यूटिकल की, ठीक है। फोरगट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, माउथ होता है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर ईसोफेगस होता है, फिर क्रॉप होता है, फिर गिजार्ड होता है। इतना पूरा पोर्शन हमारा फोरगट। इसमें एक अंदर लाइनिंग बनी हुई है, पूरे फोरगट में अंदर एक जैसी लाइनिंग है जो बनी हुई है क्यूटिकल की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, वो जगह जहां पर एलिमेंट्री कैनाल का आगे का पोर्शन और बीच का पोर्शन मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 6 to 8 हेपेटिक सीके आर प्रेजेंट इन द रिंग, दीज सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस। जो जंक्शन होता है फोरगट का और मिडगट का 6 से 8 सेगमेंट में, हमने क्या बोला था 10 तक सेगमेंट है ना, तो अभी हम 6 से 8 सेगमेंट में आ गए। वहां पर एक हेपेटिक सीके होता है, और वो हेपेटिक सीके क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होंगे तभी प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अब जब मिडगट खत्म हुआ, हाइंडगट और मिडगट जहां मिलेंगे, देयर इज अ रिंग ऑफ 100 to 50 मालपीजियन ट्यूब्यूल। वहां पर एक साथ बहुत सारी रिंग्स हैं, और वो रिंग्स क्या कहलाती है, मालपीजियन ट्यूब्यूल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी मालपीजियन ट्यूब्यूल पे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मालपीजियन ट्यूब्यूल इज समथिंग विच हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ समथिंग। क्या रिमूव करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल। इसको मार्जिन में डिफरेंट कलर के पेन या पेंसिल से लिख के रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के आखिरी वाले हिस्से में, और वो क्या काम करते हैं, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को भगाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। Hindgut has 3 regions, ileum, colon, rectum. The favorite number of cockroach was 3. So again it has 3 regions in its lower portion of alimentary canal. Alimentary canal के नीचे के हिस्से में 3 portions हैं, एक है ileum, colon और rectum. सुने सुने से नाम लगते हैं, सुना सुना कुछ नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने पहले कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़े थे। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये नाम सुने हुए हैं जब इंटेस्टाइन पढ़ा था,
ठीक है। तो इसमें भी आखिर में इलियम, कोलोन और रेक्टम होता है। रेक्टम के बाद एनाल ओपनिंग होती है जो एक्सक्रीट आउट करने में मदद करेगा। रेक्टम ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। मैंने बोला रेक्टम के बाद ओपनिंग होती है विच हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट दी सब्सटेंसेस। तो वो एनस की तरह काम करता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर। यहां पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। तो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो बहुत सिंपल वैस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा में, और आर्थ्रोपोडा में होता था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हार्ट वाला पोर्शन ब्लड पंप करेगा, तो जब ब्लड पंप होगा तो चलेगा थिक वेसल से और बॉडी के अंदर पहुंचे, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को नहला देगा ब्लड से, यानी कि ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, सारे टिश्यूज के साथ ब्लड एक्सपोज हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा और फिर ये ब्लड वापस चला जाएगा एक ब्लड वेसल से हार्ट में। सो अ टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ऐसा कोई ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जहां पर ब्लड के कांटेक्ट में बॉडी के टिश्यूज और सेल्स आ जाएं तो उसको कहते हैं ब्लड वैस्कुलर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कब होता है? जब हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आया तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बाहर आ गया टिश्यू को सेल्स को नहला देता है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? सो कॉकरोच हैज ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम वेयर विसरल ऑर्गन मतलब बॉडी के अंदर रखे हुए ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन, ये जो आप कह रहे थे कि फेरिंग्स है, इसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड, ये सब कुछ नहा रहे हैं ब्लड में, लोकेटेड इन दी बॉडी कैविटी आर बेथड इनटू दी बॉडी फ्लूइड। बेथड इनटू दी बॉडी फ्लूइड मतलब नहला दिया है ब्लड को, ब्लड से सारी चीजों को। हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 13 फनल शेप्ड चेंबर्स। आप सोचो 13 फनल शेप्ड चेंबर्स हैं। हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। बट दिस कॉकरोच, अब ये मत समझना कि उतने बड़े बड़े वेंट्रिकल और एट्रियम होंगे जितने हमारे पास थे, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे फनल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं और वो कितने हैं नंबर में? 13 है। ठीक, each with a pair of ostia, one on each of the lateral side, और सबके पास ostia नाम का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है लेटरल साइड में, यानी कोने कोने में ऑस्टिया दिखेगा। अब ये समझो कि आप 13 सेगमेंट थे, ठीक है, चेम्बर्स, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अंदर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरे क्या है? अगर मान लो हार्ट के चेम्बर हैं तो इनके लेटरल साइड्स में, बाहर बाहर कोने की साइड में आपको पेयर ऑफ ऑस्टिया मिलेगा। क्या मिलेगा? पेयर ऑफ ऑस्टिया लेटरल साइड्स में। और इनका काम जानते हो क्या होता है? इनका काम होता है वॉल्व की तरह। जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं, वॉल्व क्यों होते हैं? कहीं पर भी आपके घर में पानी की टंकी लगी है, उसमें से पाइप निकला हुआ है, वहां वॉल्व है, ओपन और क्लोज कर दोगे तो वो कंट्रोल करेगा कि उस टंकी में से, उस टैंक में से वाटर उसमें फ्लो होना चाहिए पाइप में या नहीं, यही होता है। यही वॉल्व का काम यहाँ पर भी है। तो मैडम ये प्रेजेंट क्यों है? इतना कोई ऐसा हार्ट तो था नहीं कि इसको वॉल्व की जरूरत पड़े। इसे वॉल्व की जरूरत है क्योंकि इसके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो कैसा दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर हार्ट है, ठीक है, ये क्या है? हार्ट। ठीक, हार्ट से ब्लड चला तो यहाँ पर बॉडी में आया, सही है ना, बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में पूरे विसरल ऑर्गन्स को नहला देगा, बेथ करा देगा, इट विल लेट देम बेथ। उसके बाद वापस से ब्लड जाएगा हार्ट के पास। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो ब्लड हार्ट से पंप होके चला वो सीधे निकल के एक खुली जगह में आ गया। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये खुली जगह में ब्लड है, किसी वेसल में तो है नहीं कि कंट्रोल रहेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ऐसा भी तो हो सकता था इस खुले एरिया में से ब्लड वापस हार्ट में चला जाए, तो फिर इन बेचारे ऑर्गन्स का क्या होगा? तो कभी भी जब एक बार हार्ट से ब्लड जो है वो क्या करा, निकल गया तो हमेशा इसका काम होता है, यहां पर लिख लेना, इसका काम होता है पेरिटोनियम से, पेरिकार्डियम से या पेरिटोनियम जिसको बोलते हैं, पेरिटोनियम से यानी कि आउटर लेयर से, पेरिटोनियम से ब्लड को लेके जाएगी हमेशा, और दे देगी हार्ट को। यानी हमेशा हार्ट में से ब्लड जो है वो बाहर से हार्ट में ही जाएगा।
ठीक है, वापस नहीं आता, रिवर्स नहीं आ सकता, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा ब्लड हार्ट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। एक बार अगर निकल गया तो वापस नहीं जाएगा, अगर एक बार ब्लड ऐसा आ गया है तो ये वापस इस जगह से ऐसा नहीं जाएगा, यूज होकर ही जाएगा। ये काम को देखने के लिए, संभालने के लिए पेयर ऑफ ओस्टिया लेटरल साइड में प्रेजेंट है। हार्ट से ब्लड निकल गया तो अपना काम करने के लिए विसरल ऑर्गन, जो खाली जगह है जिसको हम साइनसेस बोलते हैं, वहां पर पहुंच गया, सारे ऑर्गन्स के साथ काम कर रहा है। अब ये यहां से वापस नहीं जाएगा, अब ये दूसरी साइड से ही वापस जाएगा। तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि रिवर्स फ्लो ना हो, इसीलिए पेयर ऑफ ओस्टिया प्रेजेंट है इसमें। बल्कि आप लिख लो टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड, to prevent reverse flow of blood, pair of ostia is present in the lateral sides of the chamber of the heart। ठीक, अब हार्ट का जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड है, जो बॉडी में ब्लड है, कॉकरोच के लिए क्या, कॉकरोच के लिए नहीं, बेसिकली जितने भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं एनिमल किंगडम में भी मैंने पढ़ाया था, वहां पर ब्लड को ब्लड ना बोल के हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीम इज यूज्ड फॉर ब्लड ओनली एंड लिम्फ इज यूज्ड फॉर दैट लिक्विड मटेरियल विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली टू द टिश्यू। जो टिश्यू के बाहर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, और हीम होता है ब्लड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब भी हम बात करते हैं तो उसे ब्लड ना बोल के हीमोलिम्फ बोलते हैं। पर मैंने आपको ये ऐसा इसीलिए बताया है ताकि जब मैं इसे समझाऊं, जब मैं इसे ड्रॉ करूं तो आप प्रॉपरली इसे इमेजिन करो। पर जो रगों में कॉकरोच के दौड़ रहा है वो हीमोलिम्फ है, जो उसकी ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वापस ना जाए, जहां से एक बार निकल गया वहां से वापस नहीं जाना। लाइफ में भी ये चीज रूल बना के रखना है, एक बार जहां से निकल गए वहां फिर वापस नहीं जाना, ठीक है, बेइज्जती होनी है। तो ये वापस हार्ट में ब्लड ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इट हैज वॉल्व्स व्हिच इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ ओस्टिया। दोनों साइड लेटरली प्रेजेंट है, जैसे यहां से वापस आ सकता था ऐसा यहां से भी आ सकता था, इसीलिए, ठीक है। सो हीमोलिम्फ enters the heart through ostia and is pumped anteriorly to the sinuses again। हार्ट में ऑस्टिया के थ्रू जाएगा ब्लड और वापस से साइनसेस यानी खाली जगहों पर ब्लड फ्लो होने लगेगा ताकि ऑर्गन्स और टिश्यूज को नहला दे। अब ये साइनसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिलरी साइनस, अगर आप जब आप अभी डॉक्टर बनोगे, अपना फर्स्ट ईयर में जाओगे, स्कल पढ़ोगे, तो स्कल में यहाँ पर बड़े बड़े छेद दिखते हैं, होल दिखते हैं। वो क्या है, वो एक्चुअली में साइनस है, एयर फिल्ड कैविटी है। जब इन्फेक्शन हो जाता है, रनिंग नोज हो जाती है, बहुत ज्यादा जुकाम सर्दी हो जाती है, तो क्या होता है कि वो जो फ्लूइड है वो हमारे साइनसेस में भी भर जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पेन होता है और थोड़ा सा हेडेक भी फील होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन वाला फ्लूइड जो है वो साइनसेस में फिल हो गया, वो चला जाता है धीरे धीरे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पर होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ दी कॉकरोच। क्या क्या पढ़ा? ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट में 13 फनल शेप्ड चेम्बर्स हैं, पेयर ऑफ ओस्टिया है जो ब्लड फ्लो को रिवर्स नहीं जाने देगी, एक ही डायरेक्शन में जाने देगी, विच इज इनटू द हार्ट, ठीक। उसके बाद ब्लड की जगह जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज हीमोलिम्फ। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सिस्टम की जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करने वाला कौन सा ऑर्गन होता है? ट्रेकिया। जैसे हमारी बॉडी में होता था, हमारे पास और ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है जो दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई डिवाइड होती है और फिर उसके भी पार्ट्स बन जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उसके पास एल्वेलाई होती है। ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है। लेकिन जब कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज करा रहे होते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया के जो डिविजन्स होते हैं, ट्रेकिया जो होता है वो डिवाइड करके छोटे छोटे ट्यूब्स बना लेता है, एंड दोस ट्यूब्स व्हाट डू दे डू, वो ट्यूब्स जो हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं हीमोलिम्फ से। अभी हमने देखा था कि हीमोलिम्फ यानी कि जो कॉकरोच के लिए हम ब्लड जिसे बोल सकते हैं, वो हीमोलिम्फ क्या करता है, बॉडी में ऐसे ही टिश्यूज को बेथ करा देता है, राइट। टिश्यूज और सेल्स ऑल बेथ इनटू द हीमोलिम्फ। सारा का सारा ब्लड, कैपिलरीज तो भाई है नहीं, तो कैपिलरीज अगर नहीं है तो पूरा ब्लड निकल के बॉडी में बाहर आ जाएगा, सारे टिश्यूज सारे सेल्स को नहला देगा। और जब ऐसा करेगा तो क्या होगा, ये ट्रेकिया भी तो एक्सपोज्ड है ना, वहीं पर प्रेजेंट है, तो वहीं पर ये जो ट्रेकिया के छोटे छोटे ट्यूब्स होंगे जो कहलाएंगे ट्रेक्यूल्स, वो हीमोलिम्फ के पास जाएंगे और फिर कराएंगे गैसियस एक्सचेंज। सी व्हाट इज रिटन, द
रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। एक नेटवर्क है ट्यूब्स का जिसको हमने क्या बोला, ट्रेकिया, विच ओपन आउटसाइड द 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स, जो बाहर की तरफ स्पाइरिकल से ओपन है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो क्या दिखता है, ये ट्रेकिया दिख रहा है। ट्रेकिया के बाहर स्पाइरिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज कराते हैं और एक्सपोज रहते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक, तो ये स्पाइरिकल्स जो हैं ये क्या करने वाले हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आएंगे और अंदर लेके जाएंगे बॉडी में ऑक्सीजन को। ये एक्सपोज है एनवायरनमेंट में, वहीं से गैशियस एक्सचेंज होगा। तो स्पाइरिकल्स विच ओपन्स आउटसाइड, ट्रेकिया विच ओपन्स आउटसाइड बाय 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग, जहां पर ट्रेकिया प्रेजेंट था, सपोज करो कि ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया बाहर छोटे छोटे 10 ट्यूब्स के थ्रू ओपन है। ठीक, ये बाहर की बॉडी है तो यहां पर ओपन है, ये ओपनिंग है, ऐसे 10 ओपनिंग्स हैं और ये 10 ओपनिंग्स क्या कर रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज करा रहे हैं, so that the oxygen moves inside the ट्रेकिया। और जैसे ही ऑक्सीजन ट्रेकिया के अंदर जाएगा तो अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया जो है वो डिवाइडेड है छोटी छोटी ट्यूब्स में जिसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूल्स। उन ट्रेक्यूल्स के द्वारा, उन ट्रेक्यूल्स से ये जो ऑक्सीजन है या जो गैशियस एक्सचेंज हुआ है, सो दिस गैशियस एक्सचेंज इज गोइंग टू गो टू द हीमोलिम्फ, क्योंकि हीमोलिम्फ तो ऐसे ही फैला हुआ था बॉडी में। तो अब देखो, ट्रेकिया डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू ट्रेक्यूल, ट्रेकिया डिवाइड करता है फिर रीडिवाइड करता है और छोटे छोटे ट्रेक्यूल्स बना लेता है, हुज टर्मिनल एंड्स आर इमर्ज्ड इन द बॉडी फ्लूइड, जिसके टर्मिनल एंड्स बॉडी फ्लूइड यानी कि हीमोलिम्फ में पड़े हुए हैं और वहां पर वो क्या करा दे रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन दी ट्रेक्यूल्स। तो बेसिकली वो जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं वहीं से क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी बॉडी टिश्यू एंड दी ट्रेकिया। सिंपल है, ट्रेकिया था, ट्रेकिया के बाहर एक ओपनिंग थी, ट्रेकिया ने बॉडी के बाहर एक ओपनिंग खोली है, 10 ओपनिंग्स हैं और वो ओपनिंग्स क्या कहलाती हैं, वो ओपनिंग्स कहलाती हैं स्पाइरिकल, और वो लेकर आ रही हैं गैसेस विच आर नीडेड फॉर द बॉडी लाइक ऑक्सीजन। अब वो लेकर आई, उसने ट्रेकिया को दिया, ट्रेकिया ने डिवाइड किया, रीडिवाइड किया, छोटी छोटी ट्यूब्स बना लिए ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स जो है वो कहाँ पर एक्सपोज है, बॉडी फ्लूइड यानी कि हीमोलिम्फ में, और वहां पर वो करा दे रहे हैं गैशियस एक्सचेंज। तो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म, किस चीज का, कॉकरोच का। बस इतनी बातें हमें याद रखनी है। बेसिकली अगर हम इस चेन को देखें तो ये कुछ ऐसा है कि ट्रेकिया यहां पर है, ट्रेकिया के एक तरफ है ट्रेक्यूल्स और एक तरफ है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स, ये जो स्पाइरिकल्स हैं ये एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं तो लेकर आएंगे, गैशियस एक्सचेंज कराएंगे, और ट्रेक्यूल्स जो है ये बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज्ड है तो यहाँ पर करा देगा गैशियस एक्सचेंज। बस अगर मार्जिन में याद रखने के लिए इतना बना के रख लो तो आपको पूरा कंसेप्ट याद रहेगा। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि जब भी हम कॉकरोच के एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए मालपीजियन ट्यूब्यूल, बट जहां पर एक्सक्रीशन लिखा है वहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मालपीजियन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बेसिकली किस चीज का डायग्राम है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने बोला था फेरिंग्स होता है, तो आपको फेरिंग्स दिख रहा है, फेरिंग्स के बाद आपको यहाँ पर ईसोफेगस दिख रहा है और ये साथ में छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। नीचे आए तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, क्रॉप। क्रॉप के भी नीचे क्या होता है, गिजर्ड। तो ये हमारा गिजर्ड है, लेकिन आप देख रहे हो कि गिजर्ड के पास ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हिपैटिक सीके, इनको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सीके। अभी हम ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद ये ट्यूब नीचे आया तो मेसेंटेरॉन्स कहलाता है। जैसे ही कर्ल होता है, कर्ल होकर जाता है, फिर कोलोन, रेक्टम, और देखो कोलोन दिख रहा है, इलियम दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है दिस इज एनस। ठीक है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर देखो, इधर पे यहाँ पर कुछ ऐसे निकले हुए पोर्शंस दिख रहे हैं, ये
दीज आर बेसिकली द मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल है। तो हम क्या बोलते हैं, हमने बोला था कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मिड गट, हाइंड गट, फोर गट, ये सारी चीजें थी। अब इसमें से फोर गट कहाँ रह गया, ऊपर वाले पोर्शन में, मिड गट कहाँ रह गया, यहाँ नीचे वाले पोर्शन में, और आखिर में कौन है, हाइंड गट। तो हम कहते हैं कि जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द कॉकरोच, इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एट द एज, जहां पर मिड गट खत्म होता है और हाइंड गट शुरू होता है, वहां पर प्रेजेंट है। हाँ हमें दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा मिड गट था, ये हमारा हाइंड गट था, जहां मिड गट खत्म हुआ और जहां हमारा हाइंड गट शुरू हुआ वहीं पर प्रेजेंट है मालपीजियन ट्यूब्यूल। व्हाट आई वांट इज, आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने ये डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कर लेना, टू प्रेजेंट योर आंसर इन अ मोर बेटर वे, टू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे, ताकि आप भी अच्छे से समझ सकोगे और आप समझा भी अच्छे से सकोगे जब एग्जाम में पूछा जाएगा। सो वेयर इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट, बिटवीन द मिडगट एंड द हाइंड गट। सी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। यही मैंने आपको बताया, it is at the junction of midgut and hindgut. They collect the nitrogenous waste from the body fluid, convert them into uric acid and pass it into the hindgut. ये देखो, एनाल ओपनिंग यानी कि एनस जो था वो तो एक ही था, है ना। तो बॉडी से अगर कोई चीज अंदर आनी है तो माउथ से आएगी, बाहर जानी है तो एनस से जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज आप बोल सकते हो कि मैम स्पाइरिकल भी तो ओपनिंग थी रेस्पिरेशन के दौरान ट्रेकिया के पास, तो वो तो जो ओपनिंग थी डियर स्टूडेंट वो किस लिए थी, इट वाज फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो वहां से तो कुछ अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का क्या होता है कि ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वहां से ये क्या करता है, एक्सपोज तो रहता है। ये देखो, हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर हार्ट था, अगर यहाँ पर हार्ट था तो हार्ट से ब्लड निकला और हमारे जो बॉडी टिश्यू थे, है ना, बॉडी टिश्यू थे उनमें फैल गया, बॉडी टिश्यू से वापस ब्लड इसमें चला गया। तो एक समय ऐसा आता है जहां पर फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा कांटेक्ट में रहता है बॉडी के हर पार्ट के साथ। तो जैसे ही यहाँ पर सपोज करो इस पोर्शन में ये ब्लड आया, ब्लड मतलब हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, इस जगह पर जब भी हीमोलिम्फ आएगा तो उसमें से ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये हमारा क्या कलेक्ट कर लेगा, ये कलेक्ट कर लेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी फ्लूइड था, वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट ले लिया, कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। अब कहीं तो कुछ तो ब्रेक डाउन करेगा, तो क्या ब्रेक डाउन करता है, यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, एंड पास इट ऑन टू द हाइंड गट, और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वाले हिस्से को दे देगा, हाइंड गट को, और हाइंड गट क्या करेगा, बाहर कर देगा बॉडी से। नाउ फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। इस चीज को एक्स्ट्रा में हमें याद रखना है। फैट बॉडी यानी कि कॉकरोच की बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है जैसे हमारी बॉडी, ठीक है। पहले हमारी बॉडी का सुनो, हमारी बॉडी में हमारी एपिथेलियम के नीचे, स्किन के नीचे फैट सेल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं। याद है, ऐसे ही होता था, जिससे पूरी दुनिया परेशान है फैट से, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरीके से कॉकरोच की बॉडी में भी कहीं कहीं, अगर मैं ये कॉकरोच की बॉडी बनाऊं, अगर मैं ये कॉकरोच की बॉडी बनाऊं तो कॉकरोच की बॉडी में भी ये मुंह है उसका, ठीक है, ये सुंदर कॉकरोच। तो इस कॉकरोच की बॉडी में भी कहीं कहीं पर फैट बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, जो ये क्या करेंगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर रख लेंगी और अपने अंदर रख के हमेशा रखी रहेंगी, कभी कहीं भेजेंगी ही नहीं, कभी एक्सक्रीट आउट नहीं करती। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फैट बॉडी। क्या, जैसे हमारी बॉडी में फैट सेल्स में फैट स्टोर रहता है और कहीं नहीं जाता, कभी एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ कॉकरोच के पास फैट बॉडीज हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने पास रख लेता है और कभी कहीं नहीं बेचता। कोई उसका मेथड नहीं है कि वो उसके बाद क्या करता है, बस अपने सेल के अंदर रख के रखता है, ठीक है। नेफ्रोसाइट्स,
नेफ्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट है इसको खा जाते हैं। और दूसरा यूरिकोस ग्लैंड नाम के एक और ग्लैंड होते हैं जो फिर से एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जैसे हमारा मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है। दैट्स इट, हमें ये 3 नाम एक्स्ट्रा याद करने हैं। क्वेश्चन मालपीजियन ट्यूब्यूल पे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत हुआ तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, तो बस हमें उतना ही बताना है, ठीक है। That's it. तो हमें समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन कैसे होने वाला है कॉकरोच के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की। कॉकरोच जो होता है उसका नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, उसके पास एक ब्रेन है हेड के अंदर एंड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है। तो ब्रेन तो चलो हम ठीक है समझ लेंगे, पर गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। हमने न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन कैसा दिखता है, साइटोन रहता है इस तरीके से, एक्सॉन रहता है, यहाँ डेंड्राइट्स रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस रहता है, इसको हमने बोल दिया साइटोन। फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है, ये लॉन्ग ट्यूब क्या कहलाता है, ये लॉन्ग ट्यूब कहलाता है एक्सॉन, है ना। एक्सॉन के बाद आखिर में होती है नर्व एंडिंग्स, यही होता था न्यूरॉन। इस तरीके के कई सारे न्यूरॉन्स को जब आप जोड़ देते हो तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। ऊपर मार्जिन में ब्रैकेट में लिख के रख लेना जहां नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो ऐसा एक गैंग्लिया है जॉइंड बाय पेयर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव एंड नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दी ईच ऑफ द गैंग्लिया। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, जैसे हमारे पास ह्यूमन ब्रेन था, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकली हुई थी, ये तो होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच के अंदर हेड के पोर्शन में कुछ ग्रुप ऑफ गैंग्लियन रखा हुआ है, उसी को इसका ब्रेन बोला है क्योंकि वो हेड में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, हेड जो है कॉकरोच का, उस हेड के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक साथ बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ब्रेन कहला रहा है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो अगर ये उसका हेड है, ठीक है, कॉकरोच का, और यहां पर आईज है, यहाँ पर आईज होती थी, फिर यहाँ पर एंटीना होता था, ऐसा ही होता था। यहाँ पे इसको सप्लाई करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन 1 2 3 ऐसे बैठा हुआ है, कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन 1 2 3 ऐसे बैठा हुआ है। अब इसके एक्सॉन ऐसे पूरी बॉडी में जा रहे हैं, इसके एक्सॉन ऐसे पूरी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। इसके एक्सॉन यहाँ, इसके एक्सॉन यहाँ, इसके एक्सॉन यहाँ, इसके एक्सॉन यहाँ, मतलब बेसिकली हेड में जो, अब ये यहाँ पे विजुअलाइज इतने अच्छे से नहीं हो रहा, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हेड है, हेड पोर्शन में प्रेजेंट 2 हमको पेयर दिखते हैं गैंग्लिया के, जिसके पास क्या है, गैंग्लिया में न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे, आइस को और एंटीना को, ठीक है। तो उसको हमने बोला दैट इट इज वर्किंग एज ब्रेन, वो क्या है, कॉकरोच का ब्रेन है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉकरोच की लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड और लेटरल साइड ऑफ कॉकरोच की बॉडी जो है, वहां पर 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट हैं, जिन्होंने अपने अपने जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं उसको पूरी बॉडी में फैला रखा है, जो उसको मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। दैट्स इट। एक बार इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहां पर देखो, ये तो वो वाले, आई विल यूज डिफरेंट कलर, हाँ, ये तो वो वाले गैंग्लिया हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट है, और क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट है तो ये किसको सप्लाई करेंगे, एंटीना को, और जो आइस प्रेजेंट है उनको। इसके बाद लेटरल पोर्शन में, कॉर्नर पोर्शन ऑफ द बॉडी में, यहां पर देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया ने अपने अपने, ये देखो अपने अपने एक्सॉन टर्मिनल्स फैला रखे हैं पूरी बॉडी में, क्या करें, फैला रखे हैं पूरी बॉडी में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, तो ये हमको कुछ डबल दिखता है। जब आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एक गैंग्लिया यहाँ, फिर एक गैंग्लिया यहाँ, फिर एक गैंग्लिया यहाँ, फिर एक गैंग्लिया यहाँ, इस तरीके से होता है। तो आपको क्या दिखता है, यहाँ से ये फिर अपने एक्सॉन टर्मिनल्स को पूरी बॉडी में
भेज देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, हमें दो लेयर्स दिख रही हैं, एक लेयर तो ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो ऐसी अगर हमें कोई ऐसा अगर हमें कोई वर्टिब्रल कॉलम तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हमको कोई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो जुड़ के इस तरीके से गैंग्लिया बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल, क्योंकि डबल है ना, 1 2 1 2, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। वो जो वहां अपन डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड पढ़ के आए थे आर्थ्रोपोडा में, वो यही है, ठीक है। अब एक बार देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज टू बी रेड, क्या क्या पढ़ना है ना। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन इन द हेड एंड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। सेगमेंट्स में गैंग्लिया अरेंज्ड है, हाँ बिल्कुल अरेंज्ड है, एक सेगमेंट यहाँ है, फिर एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो सेगमेंट में अरेंज्ड है। joined by paired longitudinal connectives and nerves arising from each of the ganglia। और कैसे कैसे कनेक्ट कैसे है, हर गैंग्लिया में से नर्व्स निकल के आ रही हैं, हर गैंग्लिया में से नर्व्स निकल के आ रही हैं, नर्व्स निकल के आ रही हैं, तो कनेक्टेड है, ठीक। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन क्यों बोला है, क्योंकि ईसोफेगस के पार्ट के ऊपर है। देखो अब अगर यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है, आई विल इरेज दिस, यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये हमको ईसोफेगस दिख रहा है, ईसोफेगस के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, तो हमने बोला सुप्रा ईसोफेजियल। बात समझ गए। तो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन मतलब ईसोफेगस के ऊपर जो गैंग्लिया है उसको ब्रेन बोला है। देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वहां एज सच ब्रेन कुछ नहीं है, वो भी गैंग्लिया है जो ऊपर है, और लेटरल साइड में जो है वो भी गैंग्लिया, यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यहाँ भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यहाँ भी, बस ईसोफेगस के ऊपर है तो सुप्रा ईसोफेजियल, ईसोफेगस के नीचे है तो सब ईसोफेजियल। सो ब्रेन जो है वो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इन दी हेड। देयर आर 3 गैंग्लिया इन दी थोरैक्स, 3 थोरैक्स में है, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, इन तीनों में। प्रोथोरैक्स 1 इन मीजोथोरैक्स, 1 इन मेटाथोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। मैंने आपको बोला था 9 होते हैं टोटल, 9 गैंग्लिया होते हैं, तो 3 तो हमारे थोरैसिक पोर्शन के लोब्स में, यानी कि प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इस तरीके से 3 लोब होते हैं, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये। तो एक गैंग्लिया यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और उसके बाद जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा तो बीच में यहाँ पर 6 गैंग्लिया होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने गैंग्लिया हो गए, 9 गैंग्लिया। और ये 9 गैंग्लिया क्या करेंगे, अपने अपने नर्व्स ऐसे अपने अपने एक्सॉन टर्मिनल पूरी बॉडी में फैला के रखेंगे, जो मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। सो दिस इज डन। हमें ये पता चल गया कि इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है। दिस स्टेटमेंट सेज दैट देयर आर टोटल 9 गैंग्लियन, 9 गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। और ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया है ये ईसोफेगस के ऊपर है, हिंदी में यहां पर लिख के रख सकते हो तो आपको याद रहेगा। ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, के ऊपर, के ऊपर जो गैंग्लिया है उसको हमने क्या बोला, ब्रेन, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन। जब हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि आईज जो हैं वो कंपाउंड होती है। कंपाउंड आईज होने का क्या मतलब है, छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट हैं आईज में जो मिल करके एक इमेज बनाते हैं, जो मिलकर के एक इमेज बनाते हैं। यानी अगर आप मुझको देख रहे हो तो आपका और आपके पास कंपाउंड आई है, सपोज करते हैं कि आपके पास कंपाउंड आई है और आपको मुझे देखना है, तो जब आप मुझे देखोगे तो हो सकता है मेरा एक पोर्शन आपके एक यूनिट को दिखे, ठीक है, एक सेंसरी यूनिट जो आंख में प्रेजेंट है, मेरा दूसरा पोर्शन दूसरे यूनिट को, तीसरा पोर्शन तीसरे यूनिट को, चौथा पोर्शन चौथे यूनिट को। ऐसे आपकी आईज में है ना लगभग 1000-2000 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के पास। अगर आपकी कंपाउंड आई है तो आपके पास है नहीं आपकी कंपाउंड, है ना, तो वहां पर छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो मिल करके छोटा छोटा हिस्सा रख लेते हैं अपने पास और मिल करके फिर एक इमेज फॉर्म करते हैं। दैट इज वाई, क्यों, क्योंकि कॉकरोच जो है वो नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का क्या मतलब है, रात में एक्टिव होने वाला। आपने अक्सर देखा होगा जिसके यहाँ घर में किचन में कॉकरोच है वहां पर रात को ही पूरे कॉकरोच एक साथ झुंड में निकलते हैं, ग्रुप में,
तफरी करने, खाने पीने, और रात में निकल रहे हैं, वैसे भी उनको कोई बहुत क्लियर इमेज तो देखनी नहीं है, कोई दिन का सुनहरा उजाला और ये सब पिक्चर्स तो उन्हें देखनी नहीं, ना पेड़ पौधे देखने हैं। उनको क्या देखना चाहिए कि मेरा टारगेट यहाँ है, ये मेरा खाना है, इसको मुझे खाना है, ठीक है। तो खाना देखने के लिए उनके लिए इतना ही बहुत है कि कुछ है जिसको मुझे खाना है। तो वो कैसी ज़्यादा क्लियर इमेज फॉर्म नहीं करते, जो इमेज वो फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं मोज़ेक इमेज। मोज़ेक इमेज आपने देखा होगा कई सारे पिक्चर वाले फिल्टर्स में भी होता है, जहाँ पर क्या होता है, अगर ये मोज़ेक इमेज है तो यहाँ पर एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, इस पूरी पिक्चर का इस तरीके से 6 पार्ट में वो इमेज अपने आंख में फॉर्म करेगा, गैंग्लिया को बताएगा, फिर गैंग्लिया बताएगा कुछ ऐसी इमेज दिख रही है कि ये कोई कीड़ा है, आप इसको जाके खा सकते हो। बस इतना होता है। और मोज़ेक इमेज का मतलब होता है जो टुकड़ों में इमेज दिखे, ठीक है, दैट इज मोज़ेक इमेज। इतना हो गया आइस के बारे में, कॉकरोच की। दी सेंस ऑर्गन जब हम पढ़ते हैं, दी सेंस ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ एंटीने कंपाउंड। एंटीना का आप देखना एक चीज कभी भी प्रैक्टिकली, अगर कहीं कॉकरोच जा रहा हो, आप उसको पीछे से कितना भी, मतलब जहां पर उसके लेग्स होंगे, जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसकी बॉडी का, वहां से कितना भी मारने की कोशिश करोगे, भाग के जाओगे, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। एंटीना की साइड से आओगे तो वो तुरंत भाग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटीना जो है वो सेंस ऑर्गन है, वो सेंस कर लेता है आगे कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो एक सेंस ऑर्गन हो गया एंटीना, एक हो गई आई विच इज कंपाउंड विच फॉर्म्स अ मोज़ेक इमेज। फिर मैक्सिलरी पल्प्स, यानी कि जो मैक्सिला होता है, अपर हमने पढ़ा था कि 2 लिप्स जैसे पोर्शन होते हैं, फिर मैक्सिला अपर बोन होती है, फिर लोअर बोन दैट इज मैंडिबल। तो मैक्सिला पल्स, लेबियल पल्स यानी कि होंठ जैसे लिप्स होते हैं ना ऐसे, और एनाल सर्काई। अब मैं बताऊंगी एनाल सर्काई क्या होती है, लेकिन पहले हमें इतना समझना है, एंटीना समझ में आ गया, आई समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स और एनाल सर्काई की। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिलरी पल्स और लेबियल पल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ अपर पोर्शन में। भाई जो खा रहा है उसे पता होना चाहिए ना वो क्या खा रहा है, कुछ तो उसे यहाँ से सेंस होना चाहिए। तो बेसिकली हमने कितनी चीजें देखी जो उसके हेड में प्रेजेंट है, आई, एंटीना और ये दोनों, मतलब 4 चीजें उसके ऊपर हेड में ही प्रेजेंट है जो सेंस करने का काम करेगी, ठीक है। तो कौन सी वाली बच गई? अब हमारी बच गई एनाल सर्काई, है ना। एनाल सर्काई कैसी होती है? एनाल सर्काई प्रेजेंट होता है एनस के पास कॉकरोच में, जो कि सेंसेशन लाने का काम करता है, सेंस करवाता है। आसपास अगर कोई भी चीज है तो उसको सेंस करने के लिए कौन मदद करेगा? एनाल सर्काई विच इज प्रेजेंट अलोंग द एनस, ठीक है। अब इसको देखने के लिए ये हमें दिखेगा कहाँ से? देखो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। इस डायग्राम में नीचे की साइड आपको यहाँ पर एनस की ओपनिंग होगी, यहाँ पर पास में एक छोटा सा ऐसे शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एनाल सर्कस, जो क्या करेगा? बाहर के एक्सटर्नल चीजों से सेंस करवाएगा, ठीक है, सेंसेशन का काम करेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन। That's it. And several images are formed in the eye and such a vision is called mosaic vision. Mosaic vision मैंने आपको बताया जब टुकड़ों में कोई इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड आई के अंदर कॉकरोच की, तो बहुत सारे यूनिट्स बना लेती है छोटे छोटे, जिससे मिला करके एक धुंधली सी इमेज फॉर्म करती है, ब्लर सी इमेज फॉर्म करती है, विच इज कॉल्ड एज मोज़ेक इमेज। दैट इज ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन। अब हम आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, रिप्रोडक्शन की तरफ। तो कॉकरोचेस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोशियस होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनिटल्स, ये सारी चीजें भी अलग होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए पहले उसका डायग्राम देखते हैं। See, this is the diagram of male reproductive system. इसमें हमें क्या दिखता है? दोनों साइड 3 पेयर ऑफ ओवरी होता, 3 लोब्ड ओवरी होता है, यानी एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये, लोब 1, 2 और 3 लोब्स होते हैं ओवरीज में। हमारे पास हमारे लंग्स में भी एक लंग में 2 लोब और एक लंग में 3 लोब्स होते हैं, राइट। लोब्स यानी क्या होता है? पार्टीशंस। ऐसे ही पार्टीशन यहाँ पर इनके टेस्टिस में भी होते हैं, ठीक। तो अच्छा, क्यों प्रेजेंट है? सिर्फ जगह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, टू फिट इन प्रॉपरली, अदरवाइज ऐसा कोई फंक्शनल रीजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 लोब्ड टेस्टिस है जो कनेक्ट होती है कहाँ से? देखो ये जो ओवरी है,
सॉरी टेस्टिस है, ये कनेक्ट हुई कुछ ट्यूब से, और वो ट्यूब क्या कहलाता है, वो ट्यूब कहलाता है वास डिफरेंस। तो हमने वास डिफरेंस देख लिया, टेस्टिस देख लिया, ठीक है, वास डिफरेंस और टेस्टिस हमें समझ में आ गया। अब ये जो वास डिफरेंस और टेस्टिस है, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेमाइनल वेसिकल। अनलाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी लाइक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमाइनल वेसिकल क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इजैकुलेशन के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। तो सेमाइनल वेसिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद अंदर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स लिख दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पोर्शन होता है जिसको हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, जो लॉन्ग और स्मॉल ट्यूब्यूल्स का बना होता है, उसके जस्ट ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ पे जस्ट ऊपर इस पोर्शन पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। अब ये जो फैलिक ग्लैंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये क्या काम करेगा, स्पर्मेटोफोर बनाने का काम करेगा। स्पर्मेटोफोर क्या होता है, वो पैकेट जिसके अंदर पूरे के पूरे स्पर्म्स रखे होते हैं, ठीक है, और फिर वो काम करेगा किस चीज का, वो ट्रांसफर होगा मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फर्टिलाइजेशन कराएगा ताकि न्यू ऑर्गेनिज्म बन सके। तो फैलिक ग्लैंड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये लाइन यहाँ डायग्राम के साथ लिख के रख लेना, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या है, द पैकेट विच कंटेन्स द स्पर्म। अब ये जो पैकेट है जिसके अंदर स्पर्म्स है, वो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ताकि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके स्पर्म और ओवम के बीच में, ठीक है। तो फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट है, फिर सेमाइनल वेसिकल हमें समझ में आ गया। अब जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये दो येलो शेप्ड के पोर्शन दिख रहे हैं जिसको हमने बोला है इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि जब टेस्टिस से स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल अपना फ्लूइड दे देगा और फैलिक ग्लैंड अपना सेक्रीशन दे देगा, तब जाके ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ही तो है जहां से मूवमेंट होगा इन सारी चीजों का, है ना। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रेजेंट है। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर दो तीन चीजें और मांगना है, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। जहां पर भी आपको फेलोमियर लिखा हुआ मिल जाए, फेलोमियर इज रेफर्ड टू एज मेल जेनिटल। मेल जेनिटल क्या काम करेगा, मेल जेनिटल, आप देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट से ये जो पूरा स्पर्म एंड ऑल कंटेंट था ये बाहर तो आ गया, लेकिन इसको कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये फेलोमियर। फेलोमियर क्या करते हैं, दे ट्राई टू they find the female reproductive, the female, they find the female, they stuck with the female and then they transfer the sperms। उसके बाद वो sperm ट्रांसफर करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि फेलोमियर्स जो हैं ये तीन टाइप के, राइट, लेफ्ट और लेटरल, ये तीनों ही जेनिटल्स होते हैं मेल कॉकरोच के अंदर, ठीक है। That's it। उसके बाद हमारे पास है एनाल सर्कस जो हम देख चुके हैं, जो सेंस ऑर्गन है। अब एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्डल स्टाइल। कॉर्डल स्टाइल विच इज अगेन डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल कॉकरोच। आपको पता है मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच की बॉडी में क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, क्या नहीं होंगी, में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, कॉर्डल स्टाइल की। जब आप पोस्टीरियर पोर्शन देखते हो कॉकरोच का, यहाँ आपको फेलोमियर मिल जाते हैं, फेलोमियर के जस्ट नीचे छोटा सा एक ग्रोथ होती है जिसको बोला जाता है कॉर्डल, ध्यान से सुनना, कॉर्डल स्टाइल। अब मेल जो है वो कॉकरोच में स्टाइल मारता है, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मेल्स ज्यादा स्टाइल मारते हैं, फीमेल्स आधी सिंपल होती है ना। तो मेल्स जो है वो ज्यादा स्टाइल मारते हैं, कॉकरोच ज्यादा स्टाइल मारता है, और इसीलिए मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने वाला फंडा जो कॉकरोच में है वो क्या है, दैट देयर इज कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट इन द कॉकरोच इन इट्स पोस्टीरियर पोर्शन अलोंग दी, कहां पर, अलोंग और नियर द फेलोमियर, ठीक है, कहां पर, फेलोमियर के पास में छोटा सा एक कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट है। दैट इज ऑल अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, male reproductive system consists of pair of trilobed testes। trilobed testes, एक लोब, दो लोब, तीन लोब,
ठीक है, और वो भी पेयर है, एक पेयर ये, तो ये 2 हो गई ट्राइलोब्ड टेस्टिस, 1 लाइंग ऑन ईच साइड इन दी 4th to 6th सेगमेंट। अब 3 लोब है तो 4, 5, 6 है ना, 4, 5, 6 तीन सेगमेंट भी तो इन्वॉल्व होंगे क्योंकि 3 लोब्स है। From each testis a vast difference arise and passes down into seminal vesicle। दोनों के जो ये टेस्टिस हैं इनमें से क्या होता है, ये ट्यूब निकलता है जिसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, जो मिल जाता है सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल के पास यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फेलिक ग्लैंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट दैट लीड्स इनटू मेल गोनोपोर। अब ये क्या करेगा, ये हमारा किस में ओपन हो जाएगा, इट विल ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। तो हम इजैकुलेटरी डक्ट को थोड़ा अलग अलग बना देते हैं, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिल जाएगा और ओपन लीड्स इनटू द मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर में जाके ओपन हो जाएगा, मेल गोनोपोर में जाके ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, now see this, 1 minute, I'll just erase this portion, I don't want to erase the diagram for you, ठीक है। हाँ, अब ये होगा कि फैलिक ग्लैंड इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यहाँ पर जो हमने बनाया वो फैलिक ग्लैंड है। अगर मैं इसे मार्क करूँ तो ये वाला टेस्टिस है, ये वाला वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के बाद यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फैलिक ग्लैंड, ये फैलिक ग्लैंड है, और ये जो हैं ये दोनों ट्यूब्स दीज आर इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। The sperms remain inside the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores। अब स्पर्म जो है वो कहाँ पर रहता है, स्पर्म रहता है स्पर्म रिमेन्स इन द सेमाइनल वेसिकल। टेस्टिस से स्पर्म वास डिफरेंस से आया और यहाँ पर आके सेमाइनल वेसिकल में रहने लगा। फैलिक ग्लैंड ने अपना सेक्रीशन दिया सेमाइनल वेसिकल के पास, ठीक, स्पर्म्स के पास, और ग्लू कर दिया। ग्लू करने के बाद वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोफोर। मैंने बोला था एक पैकेट बन जाएगा, वो पैकेट ट्रांसफर होगा तो वो स्पर्मेटोफोर कहलाएगा। स्पर्मेटोफोर मूव टू द आउटसाइड बाय गोनोपोर, गोनोपोर से वो क्या करेगा, आउटसाइड चला जाएगा, आउटसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द एनस। जो कहाँ प्रेजेंट है, अगर पोस्टीरियर पोर्शन ये है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमारा गोनोपोर प्रेजेंट होगा, ठीक। गोनोपोर के पास यहाँ पर कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट होगी क्योंकि स्टाइल हमेशा मेल्स मारते हैं ना, तो मेल कॉकरोच स्टाइल मारेगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर कॉल्ड मेल ग्वानोफाइसिस एंड फेलोमियर। फेलोमियर लेफ्ट और राइट होते हैं और लेटरल होते हैं, ये मैं बता चुकी, वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा ये स्पर्मेटोफोर का, ठीक, स्पर्मेटोफोर द पैकेट कंटेनिंग द स्पर्म्स, ठीक। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो सबसे पहले हम इसको वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने मेल कॉकरोच को डिस्कस किया था, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। सबसे पहले हमें क्या दिखता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ ये जो हमको लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं ओवरीज, ठीक। ओवरीज क्या काम करती हैं, ओवम प्रोड्यूस करने का, सो एग विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो पास करेंगे ओवरी को, कहाँ पर, वजाइना में, ठीक। तो दिस इज कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, जहां पर ये दोनों जो ट्यूब्स हैं वो आके मिल रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, वजाइना बोलते हैं। वहां पर वजाइना के अंदर जहां पर ओपनिंग है वजाइना की, उस तरफ एक छोटा सा आपको ऑर्गन दिख रहा है इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं स्पर्माथिका। अब ये जो स्पर्माथिका होता है ये क्या करता है, जब भी कॉप्युलेशन होता है यानी कि मीटिंग होती है मेल और फीमेल कॉकरोच की, उस दौरान जो स्पर्म्स एंटर करते हैं फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो इसी स्पर्माथिका से आते हैं वजाइना में, ठीक है। तो स्पर्माथिका क्या काम करता है, ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को इनटू दी वजाइना, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन ये वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्वानोपोफाइसिस।
गोएनोपोफाइसिस, पी भूलना मत, बीच में पी है, गोएनोपोफाइसिस। ये जो होता है ये फीमेल कॉकरोच का जेनिटल होता है जो लेकर आता है स्पर्म्स को फ्रॉम द मेल कॉकरोच और फिर दे देता है स्पर्माथिका को, स्पर्माथिका पहुंचा देता है वजाइना के पास। ठीक, और जब ये प्रोसेस हो जाती है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जब स्पर्म्स आ गए हैं, ओवम ओवरी के पास प्रेजेंट था तो फर्टिलाइजेशन हो गई। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो जैसा कि ह्यूमंस में होता है, व्हाट हैपेंस इन द ह्यूमंस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता था, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में आकर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर कॉकरोच में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ध्यान से देखना, गोएनोपोफाइसिस क्या करेगा, लेकर आएगा क्या, मेल स्पर्म्स यहां से एंटर करेंगे, ये जेनिटल है, यहां से एंटर करके स्पर्माथिका, स्पर्माथिका के बाद किसके पास जाएगा, वजाइना, वजाइना के पास जाने के बाद यहां पर मेटिंग हो जाएगी। जब मेटिंग हो जाएगी फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग मिल गया आपको। आपको क्या मिल गया, फर्टिलाइज्ड एग। वो फर्टिलाइज्ड एग इस ऊथीकल चेंबर के पास आके रहने लगता है। यहाँ पर ये चेंबर दिख रहा है, दिस इज द ऊथीकल चेंबर। यहाँ पर आके फर्टिलाइज्ड एग रहने लगता है और कॉकरोच में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो वो निम्फ कहलाता है। और उस निम्फ की ये टेंडेंसी है, उस निम्फ की ये टेंडेंसी है कि वो कम से कम 12, 13, 15 बार अपनी स्किन चेंज करता है, अपने फेदर्स चेंज करता है। मोर ओवर फेदर्स चेंज कर करके फिर धीरे धीरे वो अडल्ट का फॉर्म लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बार पढ़ो क्या क्या लिखा है, डिटेल्स, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरी, डेफिनेटली 2 पेयर ऑफ ओवरी दिख रही थी, दैट लाई लेटरल इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट ऑफ अब्डोमेन। अब्डोमेन के थोरैसिक कैविटी में तो 3 ही सेगमेंट थे, वो तो ऊपर खत्म हो गए। नीचे वाले में 6 सेगमेंट थे, उन 6 सेगमेंट्स में से 4th, 5th और 6th सेगमेंट के पास ओवरीज होती हैं। ठीक, और वो भी पेयर में, राइट एंड लेफ्ट। So they get segments of abdomen. Each ovary is formed of a group of 8 ovarioles. और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये वाले डायग्राम में आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। ये कंपार्टमेंट्स क्या है, ये हैं ओवेरियोल्स, छोटे छोटे सेक्शंस। तो इन ओवेरियोल्स का बना हुआ ओवरी होता है और ओवेरियोल्स कितने होते हैं, 8 ओवेरियोल्स। ठीक, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट ओविडक्ट फॉर्म द ओवरीज, यूनाइट इनटू अ मीडियन ओविडक्ट एंड लीड इनटू वजाइना व्हिच हेल्प्स ओपन इन द 8th सेगमेंट। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये जो 8 ओवेरियोल से बनी हुई ओवरी है, ये ओवरी में से ट्यूब्स निकलेंगे, राइट साइड में से भी, लेफ्ट साइड में से भी, और एक कॉमन जगह पर आकर मिल जाएंगे जो कहलाएगा वजाइना। क्लियर। अब क्या होगा, ओविडक्ट लीड्स इनटू वजाइना व्हिच ओपन्स अप इनटू द 8th सेगमेंट। अब आप ये देखिए कि ऊपर के 4th, 5th और 6th सेगमेंट में तो हमारी ओवरी थी, 7th सेगमेंट में हमारा कौन आया होगा, ये डक्ट आया होगा, ओविडक्ट, और वो 8th सेगमेंट में वजाइना के अंदर ओपन हुआ। ठीक है, इसके बाद पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट है। स्पर्माथिका क्या करता है, स्पर्माथिका क्या करता है, स्पर्माथिका मेंटेन रखता है अपने पास, जो अब स्पर्म्स आएंगे वो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 3 pair of chitinous goanopophyses are present between the vulva and the anus. They help in the deposition of eggs. मतलब किसकी बात हो रही है, फीमेल जेनिटल्स की बात हो रही है, जिसको हमने क्या बोला, काइटिन का बना हुआ गोएनोपोफाइसिस, वो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। कोलेट्रियल ग्लैंड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका और एग केस। ऊथिका और एग केस जहां पर क्या रहेगा, ऑब्वियसली एग रहेगा, उसको बनाने के लिए काम कौन करता है, कोलेट्रल नाम का ग्लैंड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत कॉमन बात है और वो ये है कि चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एनी ऑफ देम, कोई भी हो, दोनों के ही पास अपने अपने इंडिविजुअल ग्लैंड्स तो होने ही पड़ेंगे, नहीं तो सेक्रीशन कौन देगा उस एग को या स्पर्म को, और अगर एग को या स्पर्म को सेक्रीशन नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा उसके लिए,
है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो द लिविंग सेल, और उसको इतना सारा पार्टिसिपेट करना है, इतनी सारी रेस में जाना है, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन करना है, सो देयर विल बी ऑलवेज अ ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक, तो वहां पर हमने जो ग्लैंड पढ़ा था, वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो ग्लैंड पढ़ा था वो था फेलिक ग्लैंड, ठीक है, फेलिक ग्लैंड। और यहां फीमेल में जो हमने पढ़ा है वो है कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है, दोनों अपने सेक्रीशंस देंगे। एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथी का, एक बार में 9 से 10 एग प्रेजेंट होंगे। ऊथी का मतलब कि बैग्स प्रेजेंट होंगे जिनके पास अंदर 14 से 16 एग्स होंगे। ठीक, डेवलपमेंट इन कॉकरोच इज पारोमेटाबोलस, 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 इसको हमें याद रखना पड़ेगा। कहां से? पारो, वो शाहरुख खान की मूवी में ऐश्वर्या राय पारो बनी थी, देवदास वाली पिक्चर में। सो दैट इज पारो। पारोमेटाबॉलिज्म का, पारोमेटाबोलस का मतलब होता है इंक्लूड्स अ निम्फ स्टेज इन दी डेवलपमेंट। निम्फ स्टेज मिलेगी, मैंने आपको बताया था निम्फ स्टेज जो होती है वो 13-14 बार अपने फेदर्स को चेंज कर लेती है। द निम्फ मोल्ड्स 13 टाइम्स बिफोर इट बिकम्स एन अडल्ट। मोल्ड्स का मतलब क्या होता है? मोल्ड्स का मतलब होता है अपना फेदर, अपनी जो उसका पर था, वो जो एंटीना, पर नहीं, एंटीना नहीं, जो उसके ऊपर का वो जो एंटीना था, सेप्टा, सेप्टा, जो सेप्टा था वो चेंज हो जाता है। कितनी बार चेंज होता है? 13 टाइम्स कम से कम चेंज होता है। तो मोल्ड का मतलब होता है ऊपर की स्किन चेंज होना, जैसे सांप में वो उसकी स्किन बदलती है, ऐसे ही कॉकरोच का जो छोटा फॉर्म होता है, छोटा इमैच्योर इंडिविजुअल होता है, उसका जो सेप्टा होता है, उसका जो फेदर होता है वो बदल जाता है, कम से कम 12-13 बार बदलता है, इससे पहले कि ये छोटा सा कॉकरोच बड़ा सा अडल्ट कॉकरोच बने। ठीक, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को, स्किन चेंज होना कहलाता है मोल्ड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पारोमेटाबोलस। ठीक, तो इट इंक्लूड्स अ निम्फ स्टेज इन द डेवलपमेंट। निम्फ जो इतने सारे चेंजेस ला रहा है वो कहलाता है पारोमेटाबोलस। ठीक, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दैट इज ऑल अबाउट दी कॉकरोच। इतनी चीजें हमें याद रखनी है ग्लैंड्स के बारे में एंड एवरीथिंग विथ रिगार्ड्स टू डायग्राम। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, नहीं देखा है स्क्रीनशॉट ले लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट है कंपाउंड आई में, जो चलो ठीक है वो तो चल जाएगा, वो उसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाँ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, वहाँ पता होना चाहिए हेड में कुछ गैंग्लिया थे, फिर 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसका बना लेना डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम मैं बनवा चुकी हूँ, फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ओके, दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, किसके लिए? हमारे समझने के लिए। देखो, कोई भी आपको ये डायग्राम्स बनाने को तो नहीं बोलेगा, nobody is going to ask you to make these diagrams, but the important is, हाँ अगर बोला भी गया तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायग्राम देके मार्किंग पूछी जा सकती है, और अगर आपको डायग्राम नहीं पता तो आप सीक्वेंस याद नहीं रख पाओगे कि किसके बाद कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है और फिर वो क्या काम करता है। इसीलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर दी अदर पर्सन टू ask question and get the answer from you. That's it. यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बने रहना है आपको, ताकि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बिल्कुल थरो हो जाएं एक एक पॉइंट से। क्लियर? अब ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसको मैग्नेट ब्रेन्स ने 2 और जगह अवेलेबल कराया है। जो भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं उसको, जो भी आपके चैप्टर वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, इन सब को अवेलेबल कराया है मैग्नेट ब्रेन्स ने 2 और जगह, यूट्यूब के अलावा। एक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com और दूसरी है प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप जो मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से है। आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू वांट टू गो टू दी ऑफिशियल वेबसाइट, आप टाइप करिए www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। वहाँ पर आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। सपोज हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, हमने उस पर क्लिक किया, उसमें से हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना था, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पे क्लिक किया। वहाँ अलग अलग टीचर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। उसमें वॉच नाउ पे जाओ, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे।
ऐसा पेज ओपन होगा, पूरी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं कोर्स की, और यहाँ लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। यहाँ पर नीचे देखो वॉच नाउ लिखा है, टाइम लिखा है, 4 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के। तो जितने भी उस चैप्टर के लेक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन, इंक्लूडिंग द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा इस पे क्लिक करने से। ठीक है, उस पर वॉच नाउ क्लिक करोगे, इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा और आप अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से, आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, सब कुछ सही है, सब पसंद आया है, एक बार लाइक जरूर कर देना, सो दैट आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस, और शेयर करिएगा इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, सारे ग्रुप्स में, सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सेस टू दिस beautiful platform of Magnet Brains that provides 100% free classes for kindergarten to class 12 students, that too online. Stay connected with me for more such sessions. Thank you so much.